ख़वातीन व हज़रात, आज 27 सितंबर और जुमातुल मुबारक है। नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। इसमें आप डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के जो हालात हाज़रा, यहाँ की ताज़ा खबरें और रिपोर्ट से आगाही हासिल करेंगे, और इसके बाद आखिर में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आपके जो खतूत हैं, उनके जवाब भी आप जो है वो देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनाब फिनलैंड की जानब। तो फिनलैंड में मैकडोनल्ड्स में एक शख्स ने अपनी बीवी को हलाक किया था, जिसकी पादाश में वहाँ की अदालत ने उसको उम्र कैद की जो है वो सज़ा सुनाई है। ये 30 साला शख्स ने अपनी 20 साला साबका बीवी को एक रेस्टोरेंट में जो है वो तशद्दुद करके हलाक किया था, जबकि उसका 3 हफ्ते का बच्चा भी वहाँ पे मौजूद था। इस जोड़े में अलैदगी हो गई थी और बच्चा जो है वो खातून के साथ रहता था। अब वहाँ की अदालत ने जो है वो उस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरी वहाँ की खबर यह है कि साउथ वेस्ट फिनलैंड की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने एक 58 साला खातून को संगीन हद के इज्जत का मुर्तकब करार देते हुए उसको जो है वो हर्जाने की सजा सुनाई है। वाकया ये था कि वहाँ पे जो लोकल ट्रैफिक है, वहाँ पे सफ़र करते हुए जब टिकट चेक करने वाला और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आए, और उस खातून का एक 17 साला बेटा था और एक और सियाफाम शख्स था। जब उनसे टिकट जो है वो मांगी गई, उनके पास टिकट नहीं थी, उसने भागने की कोशिश की, और फिर जो टिकट चेकर है और सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने उसको पकड़ा, और इस पे वो जो खातून थी 58 साला, वो 17 साला बेटे की माँ, उसने उनकी जो तस्वीर बनाई, वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की, और उन्होंने कहा जी कि ये हमारे साथ ज्यादती की गई, ये नस्ल प्रस्ताना रवैया सारा। को अदालत ने जब उस सारी चीज़ को चेक किया तो उन्होंने कहा जी कि वो जो लोग थे उन्होंने अपना मामूल के मुताबिक काम किया, वो कोई नस्ल प्रस्ताना एक्ट नहीं था। इस खातून ने जानबूझ के जो है वो उनके साथ ज्यादती की है और उनकी हद के इज्जत की है, जिस पे इस खातून को उनकी जो 2 महीने की तनख्वाह है और इसके अलावा 6000 यूरो फी कस जो है वो उस खातून को जो है वो देना पड़ेंगे। ये जो फैसला है, इस पे वो जो है वो अपील कर सकती हैं, और जो अपीलिंग कोर्ट है वो फिर इसका हतमी फैसला करेगी। फिनलैंड के बाद अब हम रुख करते हैं जनाब आइसलैंड का, और आइसलैंड में जो वहाँ पे मुजरमाना वाक़यात हो रहे हैं, उसके हवाले से वहाँ के जो वज़ीर इंसाफ हैं, उन्होंने कहा जी कि स्वीडन के जो जराइम पेशा अनासर हैं, वो यहाँ पे आके ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और इसलिए हम अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मिसाल दी कि पिछले साल अगस्त में आइसलैंड के एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को जो है वो नजर आतश किया गया, और ये जो लोग थे स्वीडन के इलाके थ्रोलहैटन के एरिया में ये रहने वाले थे। उन्होंने कहा जी कि अब उन सब के गिर घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है, और स्वीडिश हुकाम के साथ भी वो राब्ते में है। आइसलैंड की दूसरी खबर यह है कि जैसे पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि वहाँ पे एक बड़ा स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चेन है ALKO, वहाँ पे उसके 2 बड़े स्टोर्स में चोरी हुई थी। अब पता चला कि वहाँ पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि वो लाखों करोड़ की मालियत की उन्होंने चोरी की, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उन मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया, जिसमें से 3 मर्द और 1 औरत थी, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ की तफ्तीश की। उनमें से 2 अशखास को जो है रिहा कर दिया गया। तो मज़ीद जो है इस हवाले से पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। अब हम आते हैं जनाब स्वीडन की जानब। तो स्वीडन में जो स्टॉकहोम काउंटी है, इसकी जो गवर्नर है अन्ना शिनबेरी बात्रा, इन्होंने जो लैंस थीरल्सन है, जो अपना कह लेंगे गवर्नर के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टॉकहोम काउंटी की, इसमें उन्होंने जनाब 2 लोगों को आउट ऑफ टर्न जो है वो मुलाजमत दी, और इस हवाले से मैंने व्लॉग भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। आफ्तून बलादत यहाँ का अखबार है, उसने सारी तफसील दी, और कल टेलीविजन पे ये इस हवाले से मेरी तफसील आई है कि जो यहाँ के जस्टिस अमंड्समैन है JO, उन्होंने जनाब कहा है कि गवर्नर ने जो है वो खिलाफ कानून काम किया है, और उन्होंने एक जो अपनी साथी थी उसको जो उन्होंने मुलाजमत दी वो उन्होंने तशहीर ही नहीं की, दूसरे के पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ अपने नोटिस बोर्ड पे लगाया। तो उन्होंने कहा जी कि ये जानबदारी और ये कानून की खिलाफ वर्जी वाक़ई हुई है। अब जो है वो उन्होंने जो जस्टिस अमंड्समैन उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट दे दी। इसके बाद वज़ीर आज़म से जब पूछा गया, क्योंकि ये जो गवर्नर है स्टॉकहोम काउंटी की अन्ना शिनबेरी बात्रा, ये पहले मॉडरेट पार्टी की सरबराह थी, और उनके बाद जो वज़ीर आज़म है ये मॉडरेट पार्टी के सरबराह बने। तो वज़ीर आज़म ने इस बात को टालते हुए कहा जी कि अभी मैंने सारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैं जब पढ़ूंगा तो फिर इस पे मैं कमेंट करूंगा। और जो गवर्नर है उन्होंने भी जो है
وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہونے سے انکار کیا ہے۔ سویڈن کی اور بھی بہت سی خبریں ہیں جو کہ آپ اختتام ہفتہ پہ سویڈن کی ڈائری میں تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ڈنمارک کی طرف۔ تو ڈنمارک میں جو دارالحکومت کوپن ہیگن ہے اس میں ایک بڑی تاریخی عمارت تھی وہاں کی، جو اسٹاک ایکسچینج کی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں آگ لگنے سے وہ جو ہے وہ پوری کی پوری منہدم ہو گئی۔ یہ 400 سالہ پرانی عمارت تھی، اب اس کی تعمیر نو شروع ہوئی ہے۔ وہاں کے جو بادشاہ فریڈرک ہیں انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھا، انہوں نے 60 کلو وزنی پتھر رکھ کے اس کی باضابطہ جو ہے وہ تعمیر نو کے کام کا آغاز کیا، اور یہ 42 مراحل میں یہ جو ہے وہ سارا سلسلہ مکمل ہوگا۔ ڈنمارک کی دوسری خبر یہ ہے کہ وہاں کے جو وزیر انصاف ہے انہوں نے کہا جی کہ جو مشتبہ شخص جو جرائم میں پولیس کو ملوث ہو اس کی قومیت کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پہ لانے کے لیے ہمیں قوانین میں نرمی اختیار کرنا پڑے گی۔ اور انہوں نے اس حوالے سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو قانون سازی کر رہی ہے ان کو کہا کہ جو ڈنمارک اس وقت مروجہ قوانین ہیں جن میں ڈیٹا پروٹیکشن ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو پرائیویسی ظاہر نہیں کی جاتی، تو اگر کوئی شخص جو ہے اس قسم کے جرائم میں ملوث ہو تو اس کے لیے پولیس کو اجازت ہونی چاہیے کہ اس کی جو تفصیلات ہیں ان کو وہ مشتہر کر سکے۔ ڈنمارک کی اگلی خبر یہ ہے کہ ڈنمارک کی جو وزارت خارجہ ہے دارالحکومت کوپن ہیگن میں، اس کے باہر جو ہے کسی نے ریڈ سرخ سیاہی سے جو ہے وہ نعرے لکھے کہ بائیکاٹ اسرائیل اور اسرائیل کلز چلڈرن۔ تو جو اسرائیل کی حالیہ جو اس کی جو کارروائیاں ہیں لیبنان میں اور غزہ میں تو آپ کو پتہ جاری ہیں، اس حوالے سے یہ جو ہے وہ وہاں پہ نعرے لکھے گئے جن کو بعد میں حکام نے مٹا دیا۔ اور ڈنمارک کی اگلی خبر یہ ہے کہ ڈنمارک جو ہے وہ کوسوو کے جیل افسران کو جو ہے تربیت دے گا۔ ابتدائی طور پر 20 سے 25 جو جیل خانہ جات میں کام کرنے والے کوسوو کے جو ہیں آفیسر یا ملازمین وہ کوپن ہیگن آ رہے ہیں، ان کی تربیت دی جائے گی، اور یہ بنیادی طور پہ ڈنمارک جو ہے وہاں پہ جو بلکان کا جو ایریا ہے کوسوو، وہاں پہ 300 جیلیں ان میں جو سیل ہے وہ لے رہا ہے اپنا رینٹ پہ، تو یہ افسران کو تربیت دی جائے گی کہ جو یہاں کے مجرم ہیں ان کو کس طرح سے وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ڈنمارک کی جو پرائم منسٹر ہیں، آج کل اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، دنیا کے تمام ممالک کے لوگ وہاں پہ جا کے تقاریر کر رہے ہیں۔ سویڈن کی وزیر خارجہ نے آج تقریر کی، انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور جو ڈنمارک کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس مشرق وسطیٰ کے مسئلے کا واحد حل 2 ریاستی جو ہے وہ سلوشن ہے، تو یعنی فلسطینیوں کو بھی اپنی ریاست قائم کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ہوگا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور عالمی رائے عامہ کو 2 ریاستی حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت اچھی تجویز ہے، اور بہت سے دنیا کے ممالک جو ہیں ان پہ جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل کو مان لیا جائے۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر ڈنمارک اور سویڈن کی مشترکہ ہے کہ 2029 میں خواتین کے جو یورپی چیمپئن شپ ہونی ہے اس کے لیے جو دونوں ممالک مشترکہ طور پہ اس کی میزبانی کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے درخواست جو ہے وہ اس عالمی فٹ بال ایسوسی ایشن کو بھیج دی ہے۔ ناروے میں جو پوسٹ آفس کا ادارہ ہے وہ بچت کرنا چاہتا ہے اپنے اخراجات میں، وہ 1 بلین نارویجن کرون بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے 250 جو ملازمتیں ہیں پوسٹ پوزیشنز ہیں ان کو ختم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ پوزیشنز جو ہیں وہ دارالحکومت اوسلو کے علاقے میں بھی ہیں اور مضافاتی علاقوں میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ پوزیشنز موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ناروے کی ایک اور خبر کہ ناروے میں ہر 5 میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور یا اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور کسی نہ کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ منسلک ہیں جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ اور اس کے بعد خبر یہ کہ جناب ناروے کی حکومت سڑکوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک خطیر رقم یعنی 10.8 بلین نارویجن کرون رکھ لی ہے، یہ 2025 میں سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ ناروے میں واقعی جب ہم سفر کریں تو وہاں پہ جو ٹنلز ہیں ان کو دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ پانی میں پہاڑوں میں کس خوبصورتی سے جو ہے وہ ٹنلز بنی ہیں۔ اگرچہ وہاں پہ ٹریول کرنے کے بعد آپ کو ایک بھاری بل بھی دینا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب حکومت کے اتنے اخراجات ہوں گے تو پھر لوگوں کو پے تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی جناب نارڈک نیوز راؤنڈ اپ۔ اب آپ کے جو خطوط ہیں، آپ نے جو کمنٹس دیے ہیں میرے ویلاگز پہ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میں ہر کمنٹ کو پڑھتا ہوں
اور उसका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बल्कि मैं आप हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर बाज़ सवालात होते हैं जनरल नोयत के, तो अगर आप लोगों को उनका इल्म हो तो आप भी जवाब दे सकते हैं। ये जनाब शहजाद औरंगज़ेब साहब हैं नॉर्वे से। इन्होंने कहा जी कि नॉर्वे की खबरें जो हैं वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे व्लॉग बनाया करें। तो औरंगज़ेब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा आपको ये नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप मिले। अलावा जी को अगर बहुत अहम खबर होगी तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि सेम डे आप तक पहुँचाएँ, और इसके लिए आप और जो नॉर्वे में अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय देते रहें। आप लोगों का तावन होगा, सताइश होगी, तो फिर यकीनन मैं ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकूंगा। इसके बाद जनाब आमिर इकराम साहब हैं, ये तकरीबन हर व्लॉग पे अपनी राय देते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जो ईयू की पॉलिसी है इस पे अपना बड़ा तफसीली कमेंट दिया है, और यही सूरत हाल जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब की है। मेरा ख्याल है कि ये मिडिल ईस्ट में होते हैं और ये भी हर व्लॉग पे जो है वो अपनी राय देते हैं। इन दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया। इसके बाद जनाब फैज़ कादर साहब हैं, उन्होंने ये जो यूरोपीय ममालिक में दाएं बाजू की जो सियासत शुरू हुई है इस हवाले से उन्होंने अमीर खुसरो का शेर जो है वो कमेंट्स में लिखा है कि चल खुसरो घर अपने रैन बई चौं देश। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया, आपने जो हस्बे हाल शेर लिखा है, मुझे वो बुल्ले शाह का शेर याद आ गया। चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। बहरहाल फैज कादर साहब अमीर खुसरो का शेर शेयर करने का बहुत शुक्रिया। इसके बाद जनाब सैयद समर बुखारी साहब हैं, ये भी मेरे हर व्लॉग पे जो है वो कमेंट करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। इसके बाद जनाब अहमद वड़ाइच साहब ने ये पूछा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी इथोपिया जब जाना होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे देना पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग वहाँ पे गए हैं वो ज़ाहिर है वहाँ की सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर वो ये व्लॉग सुने तो वो प्लीज़ जो है वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अमूमी तौर पर ज़ाहिर है आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपकी वीज़ा कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप शादी की सूरत में जा रहे हैं तो ज़ाहिर उसके हवाले से होंगे, अगर वर्क परमिट का केस है तो फिर उसके हवाले होंगे। इसके अलावा जनाब महमूद शेख साहब हैं, इन्होंने नॉर्थ वोल्ट की जो सूरत हाल है उस पर अपना तफसीली कमेंट दिया है। इस हवाले से जो है वो इख्तिताम हफ्ता पे जो स्वीडन की डायरी आप देखेंगे उसमें मजीद उसकी मैं अपडेट्स इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा। और अलावा ये बहुत से अहबाब हैं जो रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं, मैं इन सब का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ये यकीन करें कि ये मुझे और एनर्जी देते हैं, तवानाई देते हैं, और मैं अपनी तमाम मसरूफियात में से फिर पूरी कोशिश करके वक्त निकाल के आपके लिए व्लॉग जो है वो पेश करता हूँ। तो आप अपने कमेंट्स करते रहिए, और उसमें आप राय भी दे सकते हैं, उसमें आप मशवरे भी दे सकते हैं, उस पर आप तनकीद भी कर सकते हैं। तमाम किस्म के जो कमेंट्स हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और इख्तिताम हफ्ता पे आप सब के लिए ये दुआ है कि आप सब आबाद रहें, खुश रहें, और आप लोगों के जो वीकेंड आ रहा है वो बहुत ही खुशगवार हो, यानी हैप्पी वीकेंड। और जनाब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग।